अभी जरा 2-3 सालों तक सेवा कार्य से अपने आप को जोड़ो, संघ के काम से जोड़ो, कुछ धार्मिक काम से जोड़ो, और रोज ही स्टेज पर भाषण देते हो। अब स्टेज के पीछे अपना अखबारों में नाम आए बगैर और पैसे के विषयों को छुए बगैर काम करो। ये मैंने अपने जीवन में किया और मुझे लगता है कि यहां तक सुदर्शन को लाने में प्रहलाद जी का वो संदेश मेरे सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र रहा। मेरी पहचान या मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र के सामाजिक क्षेत्र में जो काम हुआ वो प्रहलाद जी के इस गुरु मंत्र के बाद ही हुआ। वो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे और भले ही वो सांसारिक या पारिवारिक सदस्य व्यक्ति थे, लेकिन मैं उनमें किसी महान संत से कम महापुरुष को नहीं देखता था, बल्कि उससे बड़े ही व्यक्ति को देखता था। और इसीलिए मुझे आज के कार्यक्रम में आना ही था। मैंने जैसे कहा कि जब हम भ्रम और वास्तव की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वास्तव नहीं है। अगर हम इतिहास से शुरू करें तो भारत के आजादी के पहले भी मीडिया जीवित था। बहुत से लोग नारद जयंती को पहले पत्रकार के रूप में मनाते हैं और पत्रकार दिवस भी मनाया जाता है, तो नारद को पहले पत्रकार कहा जाता है। तो शायद नारद जी का केवल एक ही रूप लोगों को पता है, झगड़े लगाने वाला, इसलिए लोग मीडिया के रूप को भी इसी रूप में देखते हैं। लेकिन आजादी के आंदोलन में आप किसी भी क्रांतिकारी का नाम लीजिए, वो किसी ना किसी अखबार से जुड़ा हुआ था। या उल्टा करिए, किसी भी अखबार का नाम लीजिए, फिर वो साप्ताहिक हो, अनियतकालिक हो, मासिक हो, दैनिक हो, वो किसी ना किसी क्रांतिकारक से जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे कि आजादी हमारा एक लक्ष्य था, लेकिन आजादी मिलने के बाद क्या इसकी उतनी योजना शायद हम नहीं कर पाए, जिस कारण से उसके बाद भटकने का सिलसिला शुरू हुआ और नेता सत्ता शासन सब कुछ करे, इस अपेक्षा में लोग निष्क्रिय हो गए, मौन हो गए। सत्ता के हाथ में देश, समाज, धर्म, संस्कृति सारी चीजें दे दी और उसके बाद जो भ्रष्टाचार राजनीति में आया, तो धीरे धीरे होता क्या गया कि पहले पत्रकारों को खुश किया जाता था। हिम्मत भी नहीं होती किसी को बड़ा गिफ्ट देने की या कोई जिसको आमिष कहा जाए ऐसा दिखाने की, क्योंकि हर पत्रकार एक स्वाभिमान के तहत और कुछ करने के लिए मिशनरी के तहत इस क्षेत्र में आता था। लेकिन धीरे धीरे पत्रकार भी इसको स्वीकारने लगे। फिर ध्यान में आ गया कि पत्रकार कमाने लगा है तो मालिक को लगा कि मेरे तक नहीं पहुंचता है, तो फिर मालिक और नेताओं की डायरेक्ट डील होने लगी। फिर सरकारी विज्ञापनों का लालच या गाजर या लाच जिसको कहा जाए वो देने की शुरुआत हुई। उसके बाद नेताओं को लगा कि इतना करने के बावजूद भी किसी निर्णायक क्षण पर अखबार वाला हमारी बात नहीं सुनता है, और फिर भ्रष्टाचार का आंकड़ा इतना बड़ा होने लगा कि फिर किसी अखबार वाले को, किसी चैनल वाले को पैसे देने की जरूरत क्या है, अपना ही चैनल खोलते हैं। ये स्थिति निर्माण हुई। जैसे जो गुंडे थे, बड़े बड़े भ्रष्ट लोग थे, वो राजनीति के बाहर से नेता बनाने में सपोर्ट करते थे। उनको लगा कि इसको नेता बना के फायदा क्या, हम ही गुनहगार राजनीति में आने लगे। वैसे ही मीडिया में हुआ और इस कारण से उसका जो बेसिक उद्देश्य था, जो उसका मूल आधार था, मिशन, ये खत्म होते होते कमीशन ने इसको खराब कर दिया। अब स्थिति क्या बन गई? आप ईमानदारी से, मैं दिल्ली में रहता हूं, किसी भी नेता को पूछता हूं, जब वो मीडिया के खिलाफ बोलता है तो मैं पूछता हूं, क्या किसी भी दल का कोई भी नेता, कोई भी सरकार ईमानदार मीडिया चाहती है, मिशनरी मीडिया चाहती है? तो इसका जवाब है नहीं। ये दुखद है लेकिन सच है। क्यों? क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के आधार पर सत्ता चलेगी तो ईमानदार मीडिया कैसे चलेगा? तो गुणगान गाने वाला, आपके गलत कामों को नजरअंदाज करने वाला, ऐसा मीडिया चाहिए, ये वास्तव है। और इसी चीजों के कारण ऐसी चीजें जन्म लेती है। आखिर जहां डिमांड है वहां सप्लाई है। अगर चाटुकार चाहिए तो मार्केट में तैयार है। ईमानदारों की
इंक्वायरी नहीं है, कोई पूछता नहीं है, तो नेचुरली वो साइड से दूर हो गए हैं। इसीलिए ये भ्रष्ट मीडिया की मांग है ऐसा मैं कहूंगा, डिमांड है ऐसा मैं कहूंगा, उनका बाजार है ऐसा मैं कहूंगा। और फिर ग्लोबलाइजेशन में बाजार में जिसकी जरूरत है वो खड़ा हो जाता है, और इसलिए भ्रष्ट मीडिया खड़ा हो गया है। सरकार नहीं चाहती ईमानदार मीडिया, ऐसा मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ तर्क देता हूं। क्या आप जानते हैं, जैसे इस देश में आज 633 टीवी चैनल है, 331 उसमें से न्यूज चैनल है, 50 रीजनल चैनल है, 15 इंग्लिश न्यूज चैनल है, और करीब 86,754 न्यूज पेपर है। 5.51% से हर साल एवरेज 5,000 के आसपास अखबार निकलते हैं। ये इस इंडस्ट्री का आंकड़ा है। लेकिन अखबारों को तो फिर भी सब्सिडाइज पेपर दिया जाता है छपाई के लिए। भारत सरकार ने टीवी चैनलों में जो भी टैक्स में छूट थी उसको समयबद्ध तरीके से बड़े ही सिस्टमेटिक तौर पर कट कर दिया, और आज जब मैं चैनल चलाता हूं तो मुझे कई जगह डबल ट्रिपल टैक्सेशन देना पड़ता है। तो इसका मतलब सरकार खुद कहती है कि ये मिशन नहीं है, ये प्रोफेशन है। सरकार खुद कहती है कि आप सेवा मत करो, आप मुनाफा कमाओ। तो सरकार ही इसको बढ़ावा दे रही है। सरकार ही नहीं चाहती कि आप इसमें सेवा भाव से काम करें। और जब मुनाफे की जरूरत आती है तब क्या देखा जाता है, ज्यादातर मीडिया कंपनीज शेयर मार्केट में भी रजिस्टर्ड है। तो जो कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है उस कंपनी का पहला उद्देश्य क्या है, अपने भागधारकों को मुनाफा देना, अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना। तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट कहां से आएगा, वो प्रॉफिट आएगा मुनाफे से। जब कंपनी को मुनाफा होगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा शेयर होल्डर में। तो कंपनी प्रॉफिट में कैसे आएगी, अगर अखबार है तो सर्कुलेशन ज्यादा होना चाहिए, अगर टीवी चैनल है तो टीआरपी ज्यादा होनी चाहिए, और फिर टीआरपी कैसे ज्यादा आएगी। ये जो टीआरपी है ना, ये सबसे बड़ा कारण है इस क्षेत्र को खराब करने वाला, क्योंकि इसके साथ पैसा जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके साथ चैनल का नंबर कितना है ये जुड़ा हुआ है। ये टीआरपी बनती है। आप लोग एक साथ एक टीवी चैनल को, किसी फलाने प्रोग्राम को सबसे ज्यादा देर कब देखते हैं, इस आधार पर उसकी टीआरपी बनती है। और फिर चैनल वाले कहते हैं कि समाज देखना चाहता है तो हम क्यों नहीं दिखाएं। आप में से कुछ तो लोगों ने थोड़े देर के लिए भी क्यों ना हो बिग बॉस जरूर देखा होगा, ना, कलर चैनल पे आता है, बिग बॉस नाम का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में क्या है, कुछ है, लेकिन उसकी टीआरपी है। अब आप कहेंगे कि हम तो देखते नहीं, लेकिन टीआरपी फिर भी कैसे है, तो आप नहीं देखते, लेकिन ऐसे देखने वाले पिछले कुछ साल में इस समाज में इस व्यवस्था ने निर्माण किए हैं। ये वास्तव है, बिग बॉस देखने वाले। और कैसे निर्माण किए ये आगे मैं लूंगा। लेकिन ऐसे कार्यक्रम अगर टीआरपी के नाम पर यहां चलेंगे, या सास बहू और साजिश ऐसी सीरियलें अगर यहां पर चलेगी, तो अच्छे परिवार, मुझे बताइए आपने किसी टीवी चैनल पर भी अच्छी सास और अच्छी बहू की सीरियल देखी? क्यों नहीं देखी? हमारी इंडस्ट्री कहती है कि आप नहीं देखना चाहते। क्या कहती है? हमारे टीवी चैनल वाले कहते हैं कि लोग नहीं देखना चाहते, इसलिए हम दिखाते हैं। आप देखते हैं इसलिए हम और दिखाएंगे, और रंजक करके दिखाएंगे। इसमें आधा सत्य है। आधा सत्य क्या है कि इस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण आपके सामने ऐसा किया जाता है, इस कार्यक्रम की पब्लिसिटी ऐसी की जाती है, प्री प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्शन ऐसा तैयार किया जाता है कि जिसके आधार पर आप देखना नहीं भी चाहे तो भी आप देखते हैं। पिछले दिनों सनी लियोन आई थी बिग बॉस में। अब ज्यादातर लोगों को पता नहीं, लेकिन कुछ अखबारों में आया कि ये तो पॉर्न फिल्मों में, मतलब नंगी फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन है और एक कार्यक्रम में काम करेगी। तो जो देखने वाला भी नहीं है ना, वो भी उस न्यूज के कारण, चलो बिग बॉस कभी तो घर में कोई नहीं है तब लगा के देखते हैं, ऐसा देखते हैं। ये सच है, क्योंकि टीआरपी मीटर बताता है। इसलिए हमने केवल मीडिया को दोष देके नहीं चलेगा,
हम भी इसके लिए जिम्मेवार है। इस वास्तव को अगर आप स्वीकारने को तैयार है तो इसके दूसरे पहलू पर मैं बोलने को तैयार हूं। आप स्वीकारने को तैयार है क्या? तो फिर मैं अगले पहलू पर बोलने को तैयार हूं। अब इसमें से 2-3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? एक तो मैं मीडिया की 3-4 कैटेगरी करता हूं। एक कैटेगरी है कि जो न्यूज में बिजनेस करने के लिए, समाचार चैनल चलाने के लिए, अखबार चलाने के लिए आए हैं और वो चला रहे हैं। दूसरा वर्ग है जिन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए या मल्टीनेशनल ने अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने अपने तरीके से पेश करने के लिए जो मीडिया बनाया या कुछ मीडिया को सपोर्ट किया, यह वर्ग है। और तीसरा वर्ग है जिनको इन दोनों के पीछे जाने के सिवा रास्ता नहीं दिखता है। 3-4 चैनल ही है जो पहली खबर बनाते हैं। वो 3-4 चैनलों ने एक दिशा जब ले ली तो बाकी भेड़ बकरियों की तरह सारे चैनल एक दिशा में जाते हैं। आप देखिए, कभी अगर कोई खबर चलती है किसी चैनल पे तो आप सारे चैनल चेंज करिए, आपको सब जगह पर एक जैसी खबर दिखेगी। और बहुत जगह पर तो चैनलों को न्यूज सर्विसेज देने वाली एजेंसीज होती है, सेम टाइम सेम वीडियो दिखता है ना। तो ये भेड़ चाल क्यों तैयार हो गई? क्योंकि इसमें कोई आइकॉन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मापदंड अब तो प्रस्तावित नहीं हुए हैं, क्योंकि इस विषय पर समाज ने अभी कोई रुख अपना नहीं दिखाया है और इस कारण से ये एक दिशा में मजबूरी में जा रहा है। अब हम तीनों वर्गों को लेते हैं। जो पहला वर्ग मैंने कहा कि जिन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, और राजनीतिक हो या मल्टीनेशनल्स हो, उन्होंने यहां पर लाया है। जो राजनीतिक है वो तो अपने पार्टी का ही कहेंगे। अगर किसी एक राजनेता का, किसी भी राज्य का, और दूसरा ये भी आपको बता दूं कि इस देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिस राज्य में किसी राजनेता का चैनल नहीं है, कोई भी नहीं। जम्मू कश्मीर से शुरू करिए, दक्षिण तक जाइए, दक्षिण में सबसे ज्यादा है। हर राजनीतिक दल का है और कई में तो एक ही दल के कई नेताओं के भी चैनल है, ये सच है। तो आप क्या चाहते हैं कि डीएमके के अंदर काम करने वाले सन टीवी को बीजेपी की अच्छी खबरें दिखाएंगे क्या? नहीं। तो देखने वाले ने जब तक अपनी इस राय को ठीक नहीं करेगा कि फलाना चैनल तो ऐसा ही दिखाएगा, तब तक आप उनकी बातों में आएंगे। अगर आप उसको सच, दूध का धुला और मीडिया मिशनरी मानेंगे तो ये आपका पागलपन है, बराबर ना? अगर आपको पता है कि ये शरद पवार का चैनल है तो ये तो सेना के खिलाफ बोलेगा। ये अगर आप स्वीकारेंगे, मानेंगे, समझ लेंगे तो फिर गड़बड़ नहीं होगी। फिर आप इसको मीडिया मत कहिए, फिर आप उनको उनका प्रचार पत्र कहिए, फिर आप उनको उनका भोपू कहिए, नहीं तो कुछ भी कहिए, लेकिन आप उसको मीडिया मत कहिए। आप मीडिया कहते हैं इसलिए समस्या आपके लिए भी हो जाती है और पूरे इंडस्ट्री को भी आप गलत कहते हो। जो तीसरा वर्ग है, दूसरे को मैं बाद में लेता हूं क्योंकि वो बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। तीसरा जो वर्ग है न्यूट्रल, वो ज्यादातर रीजनल चैनल्स हैं या इकोनॉमिकल बेस पर चलने वाले चैनल हैं, जो कि बड़े पैमाने पर बड़े चैनल जिस खबर को बनाते हैं उसको चलाते हैं। इनमें व्यावसायिक हित इनका नहीं होता, लेकिन इनकी मजबूरी होती है। क्यों? 2 कारण हैं। एक तो ट्रेंड के खिलाफ चलने का साहस नहीं, प्रवाह के खिलाफ जाने का साहस नहीं। दूसरा, कोई विजन नहीं, और इसलिए ये लोग उनके पीछे चलते हैं। और जो 2 नंबर का वर्ग मैंने कहा कि जो मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहां पर लाया है, खड़ा किया है, चलाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, वो चिंता का विषय है। और इसलिए मैं दूसरे पहलू पर आपके सामने अब इस कार्यक्रम में बात करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि एक फिलॉसफी है, एक विचार है कि अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो क्या करो? कन्फ्यूज कर दो। अगर भारत को आप कन्विंस नहीं कर सकते तो क्या करो? कन्विंस कर दो। ऐसी ऐसी चीजें बताओ कि आपके सुनने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। बेचारे आसाराम बापू जी का ऐसा ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो समर्थक है ना वो भी कंफ्यूज हो गए हैं। उसको लगता है यार सारे चैनल कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तू पागल है, इसलिए तो सक्सेस हो रहा है।
क्या सारे एक साथ झूठ बोले वो सच होता है? अगर हम सबने मिलकर तय किया, कुछ लोगों का षड्यंत्र है, कुछ लोगों का एजेंडा है और कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, हम में से 3 लोग यहाँ बैठे, हम एक ग्रुप में तय किया कि हमको झूठ बोलना है, इन्होंने तय किया कि झूठ में मेरा फायदा है और आपको तो पता ही नहीं इनके पीछे जाना है, तो सब झूठ बोलने लग गए ना, तो इसका मतलब सब सच बोलते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और यही हो रहा है कि फिर क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे अर्थ कारण है, बहुत बड़ा अर्थ कारण है, राष्ट्रीय कारण है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कारण है। भारत इस ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा। हम कितने बड़े बाजार हैं? तो पूरे यूरोप में जितने घर हैं सारे प्रकार के, उससे ज्यादा हमारे यहाँ पर टीवी के घर हैं। मतलब हमारे यहाँ पर जो भूखे नंगे उनकी संख्या छोड़ दो, लेकिन जितने यूरोप की आबादी के घर है वहां तो हर आदमी को घर है। हमारे घर में कई लोग रहते हो, छोड़ दो, लेकिन वहां जितने घर हैं उतने हमारे यहाँ टीवी घर है। तो इसका मतलब हम उनसे बड़े मार्केट है। पूरे अमेरिका के मीडिया मार्केट को और हमारे मार्केट को अगर देखा जाए तो हम उनसे 1000 गुना बड़े हैं, 1000 गुना। तो इस ग्लोबलाइजेशन के मार्केट में बाजार जब आप हो तो बाजार को मोड़ने के लिए, प्रभावित करने के लिए, अपनाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, ग्राहक बनाने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये मानते तो है ना आप? अब एक बाजार की चिंता है। दूसरा, इस देश में कई एजेंडे एक साथ चलते हैं। जैसे व्यापारी कंपनियों का एजेंडा है, वैसे ही कुछ मिशनरियों का धार्मिक एजेंडा है कि इस देश को क्रिश्चियन बनाना है। आप कहेंगे कि इतना ओपनली क्यों कह रहे हैं? वास्तव यह है कि पोप ने भारत में आकर कुछ साल पहले खुद कहा था कि पहले हमने यूरोप को क्रिश्चियन बनाया, फिर अमेरिका को बनाया, अफ्रीका को बनाया और इस शताब्दी में हमको एशिया को बनाना है। लेकिन हम सच बोलने से डरते हैं। तो अगर पोप कहते हैं कि हमको भारत को क्रिश्चियन बनाना है तो कुछ तो एजेंडा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। और वो एजेंडा है, लेकिन वो एजेंडा एक मीटिंग में 5 साल में ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद अपने भाषण में क्या कहा था स्टेटमेंट में? इस शताब्दी में, मतलब कितने साल में? 1 साल में। तो जब कोई व्यक्ति एकदम से किसी चीज को, किसी वस्तु को या पहाड़ को तोड़ ले, या आपने यहाँ पर भी कहावत है कि जो चोटी है उसको एक साथ कोई तोड़ने का प्रयास करेगा तो वो विरोध करेगा, लेकिन चोटी का अगर एक 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 बाल निकाला जाएगा तो क्या होगा? वो कहेगा जान दो यार, इतने बाल एक खींच लिया, क्या फर्क पड़ता है, एक बाल दे दिया। ये हमारी जो सहनशीलता है ना, ये हमारा जेनेटिक इफेक्ट है। भले बैड इफेक्ट है लेकिन जेनेटिक इफेक्ट है कि हम बहुत सहनशील है। और वो सहनशीलता जो है, वो सहनशीलता का उनको पता है कि ऐसे सहनशील है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अलग फेरे अपनाई है। उनको पता है कि पाकिस्तान की आबादी एक भी बाल को हाथ में लगाने देती, इसलिए वहां पर उनकी पॉलिसी अलग है, यहाँ वाली पॉलिसी नहीं है। उनको पता है कि अफ्रीका में ये पॉलिसी नहीं चलेगी, इसलिए वहां पर नरसंहार, वहां पर शस्त्र मिशनरी हाथ में लेता है। अमेरिका में ड्रोन से भी बॉम्ब गिराता है तो शस्त्र हाथ में लिया ना। और यहाँ पर हमारी शांति की पाठशाला बहुत लंबी चल रही है, उनको पता है, और इसलिए एक एक बाल को निकाला जाता है। और आखिर में जब पता चलता है कि अब चोटी भी खत्म हो गई है, तब हम अपना सब कुछ गवा बैठते हैं और फिर कुछ साल दिन गुलामी में चले जाते हैं। उनका भी एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसका सबसे बड़ा माध्यम मीडिया बनता है। तीसरा, इस देश में विदेशी शक्तियों को अपना एजेंडा यहाँ पर चलाना है। एक टीवी चैनल है जिसका नाम एनडीटीवी है। मैं बड़े ओपनली नाम लेके बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि अगर विषय को न्याय देना है तो नाम लेने से डरने का कारण नहीं। और मैंने आयोजकों को इनवाइट करते समय ही बोला था कि भले आपके ऊपर 100-200 करोड़ रुपए का भी कोई दावा ठोके तो आप डरना मत, लेकिन मैं बोलूंगा तो बिंदास बोलूंगा। ये एनडीटीवी को मेरा सवाल है, ये हमारा चैनल जिसको रिकॉर्ड कर रहा है और ये हम चैनल पे दिखाएंगे कि पूरे पाकिस्तान में भारत के एक भी चैनल को अधिकृत प्रसारण का लाइसेंस नहीं है, अकेले एनडीटीवी को क्यों है? सवाल है क्या नहीं? पूछना बनता है क्या नहीं? पूछना चाहिए क्या नहीं? लेकिन हम पूछते हैं क्या? क्यों?
शांति। ये छोड़नी पड़ेगी। क्यों? और आप कार्यक्रम के आखिर में जरूर छोड़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। हम ये सवाल पूछते नहीं और इसलिए सब कुछ चलता है। यहाँ का समाज कुछ भी करो फिर भी सहन करता है, इसी कारण हमारे ऊपर हमले होते हैं और हम हमले झेलते हैं। ये तीनों एजेंडे कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जाते हैं? जैसे मिशनरी एजेंडा अगर हम लें तो किसी भी पिक्चर में आप देखिए या टीवी सीरियलों में देखिए या अखबारों में देखिए, आजकल तो संतों के खिलाफ छोटे छोटे मामलों को निकाल के खबरें लगाने का ट्रेंड चल रहा है। किसी पादरी ने किसी चर्च में लैंगिक शोषण किया, इसकी खबर आपने कहीं देखी? क्यों नहीं देखी? किसी चैनल वाले के बाप की हिम्मत नहीं की खबर चलाए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी उसकी ऐड बंद कर देगी। एक आधी खबर तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन हिम्मत है किसी चैनल में तो मैं 50 घटनाएं देने को तैयार हूं, वो इसको चला के दिखाए। 2-4 घटना के बाद मल्टीनेशनल कंपनी का पीछे से आदेश आएगा, उसकी एड एजेंसी और पीआर एजेंसी पीछे से कहेगी कि क्या कर रहे हो, अगले साल तुमको 13 करोड़ का या साइज के अनुसार 130 करोड़ का या किसको 1300 करोड़ का पैकेज दिया है, ये घटा देंगे। तो जब टीआरपी और पैसे के लिए ही चैनल चल रहे हैं तो इसको कोई चलाएगा? नहीं चलाएगा। लेकिन ये हम नहीं समझते हैं, इसलिए हम केवल अपने ही लोगों की खबरें देखते हैं और अपने लोगों को दोष देते हैं। दूसरी तरफ क्या मस्जिदों में लैंगिक शोषण नहीं होता है? इस हैदराबाद की कितनी छोटी मुस्लिम बहनों को इस गल्फ के शेख लोगों को बेचा जाता है, वो भी नाबालिग होती है, उनकी खबरें कहीं पर देखी? क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो आके डंडा भी मार सकता है और भी कुछ मार सकता है, इसलिए उसके खिलाफ न्यूज चलाने की हिम्मत नहीं है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम इस सत्य को समझे बगैर केवल जो सामने देख रहा है उसको स्वीकारते हैं। इसका मूलभूत कारण हम सज्जन हैं। इसके लिए सज्जनता छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा मूलाधार है, लेकिन उस सज्जनता के साथ साथ कुछ होशियारी भी हमने सीखने की जरूरत है, जो ये लोग हमको अब दिखा रहे हैं। ये होशियारी अगर हम सीख पाए तो दुनिया में हम एक नंबर तो होंगे ही, और किसी को हम पर कभी भी राज नहीं करने देंगे। बस वो होशियारी हमको सीखने की जरूरत है, लेकिन हम भूले ही उतने हैं। अब इस मीडिया ने क्या किया, पिछले कुछ सालों में कुछ कंसेप्ट को यह प्रस्तावित किया। अब मुझे बताइए, सेकुलर कहने के बाद आपको कौन दिखता है? या तो बड़े बड़े पत्रकार भी बैठे, दारोगर जी भी है, कई लोग हैं, रत्नाकर जी। आपको कम्युनल कहने के बाद बीजेपी वाला दिखता है कि नहीं? बजरंग दल वाला दिखता है कि नहीं? दिखता है ना? शिवसेना वाला दिखता है कि नहीं? कम्युनल कहने के बाद आपको मुस्लिम लीग वाला दिखता है क्या? नहीं दिखता। कम्युनल कहने के बाद आपको कम्युनिस्ट दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि लगातार वो गोबेल के सिद्धांत के तहत झूठ 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 आप इतना सुन चुके हैं, और आखिर कहा जाता है कि कोई 100 बार झूठ बोले तो आदमी कन्विंस भले ना हो, कंफ्यूज होता है। क्या होता है? इस कंफ्यूज को याद रखिए, क्योंकि हम सब कौन है? कंफ्यूज है। हम जब तक इस कंफ्यूज से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारे फ्यूज उड़ते रहेंगे, फिर बिजली जाती रहेगी, फिर अंधेरा होता रहेगा, फिर कोई शासक आएगा कुछ साल तक करता रहेगा, फिर एक पीढ़ी खड़ी होगी, फिर उसके खिलाफ लड़ेगी, फिर आजादी हम लाएंगे। यही करते रहेंगे क्या? कभी तो ये तय करे कि कभी भी गुलाम अब नहीं होंगे, और इसके लिए होशियारी सीख लेंगे, वो सीखनी है। तो ये कंसेप्ट को ऐसा पेनिट्रेट किया जाता है, ऐसे पर्कुलेट किया जाता है, ऐसे प्रस्तावित किया जाता है कि हम लोग भी उसके शिकार होते हैं। मैं जब चैनल चलाता हूं, मैं तो ठोक को कहता हूं कि मैं हिंदूवादी चैनल हूं, क्योंकि मेरी श्रद्धा है, भरोसा है, विश्वास है, तथ्य है कि हिंदुत्व ही सही मायने में सेकुलर है। देश के गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद है। उस दिन मेरा बिंदास बोल था,
तो जैसे आज मैंने काला शर्ट पहना है ना, वैसे उस दिन मैंने भगवा शर्ट पहना और मैंने अपने चैनल की कार्यक्रम की ओपनिंग की कि नमस्कार, मैं हूं भगवा आतंकवादी सुरेश चौहान। मेरा क्या कर लिया चिदम्बरम ने? क्या किया? कुछ क्या होता तो आपके सामने नहीं होता, क्योंकि उनको भी पता है। एक कहावत ध्यान रखिए, नंगे से हम कभी होते नहीं हैं। सबने होने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे जैसा कोई होता तो सपोर्ट तो दीजिए। तो जब मैंने कहा तो पी चिदम्बरम मुझे एक सुषमा स्वराज जी के पार्टी में मिल गए शाम को, मैं दूसरे एक हफ्ते भर में। तो मैंने कहा नमस्कार, तो उन्होंने खुद कहा भगवा आतंकवादी। तो मैंने कहा होम मिनिस्टर है, अरेस्ट कर लीजिए ना। बोले नहीं, मैंने सबके लिए नहीं कहा। लेकिन सारा मीडिया किनके लिए कह रहा है? सबके लिए कह रहा है। कई बाबाओं ने तो भगवे का रंग पीला कर लिया, कई बाबाओं ने भगवे का रंग थोड़ा थोड़ा सफेद कर लिया, कई बाबाओं ने थोड़ा थोड़ा लाल कर लिया। है कहने वाले हैं, लेकिन एक सुर में नहीं कहेंगे। और एक सुर में नहीं कहेंगे ना, यही खबर है। वो क्या कहेंगे? तापड़िया रंगमंच में देश के खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले इतने लोग, 800 लोग बैठे हुए थे, लेकिन जब पूछा गया कि भगवान है तो बहुत ही छोटा आवाज आया। इसका मतलब लोगों का भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज होता है ना। इसलिए हमने सही समय पर शॉट मारना चाहिए। सचिन तेंदुलकर सचिन क्यों बना? सही बॉल पर सही शॉट मारने से बना ना। हम तो बॉल झेलने में का ज्यादा भरोसा करते, प्लेट ज्यादा करते रहते। ध्यान रखिए, किसी भी लड़ाई में तलवार के सामने ढाल होनी चाहिए, लेकिन ये अर्ध सत्य है, लड़ाई जीतने के लिए दूसरे हाथ में तलवार होनी चाहिए। केवल वार झेलने वाला योद्धा कभी भी जीत नहीं सकता, वार करने वाला योद्धा जीतता है। ये इतिहास है। वो लड़ाई शस्त्र की हो, विचार की हो, चैनल की हो या किसी भी विषय की हो, ये सूत्र को हमने समझने की जरूरत है। लेकिन जैसे हमने शस्त्र की बात की तो हम क्या हो गए? वायलेंट हो गए। हम क्या हो गए? अतिवादी हो गए। हम क्या हो गए? आतंकवादी हो गए। मैंने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन सुदर्शन में, और अपने चैनल पे दिखाया, अपने फेसबुक पे डाला। तो मेरे कुछ कम्युनिस्ट मित्रों ने कहा कि देखिए, सुरेश चौहान के का असली रूप। अब तक ये बातों से वायलेंट बोलता था, शस्त्र पूजन में इसने 2-2 रिवॉल्वर हाथ में लेके फोटो वीडियो अपने चैनल पर दिखाया, ये इसका असली रूप है। ऐसा मैंने किया क्योंकि मेरे में साहस है। ऐसा करना चाहने वाले दूसरे भी मीडिया में भाई है, लेकिन इस कमेंट से वो डरते हैं। इसलिए उस शस्त्र को पूजन को भी कहा करते हैं दरवाजे के अंदर। और शस्त्र भी कौन सा? ये हम डरते हैं ना, यही हमारी सबसे बड़ा कारण है। मैंने कहा कि शस्त्र पूजन करना हमारे यहाँ पर हजारों सालों से चली आ रही रीति रिवाज है, और मेरे चैनल में मैं शस्त्र पूजन ना करूं ऐसा कहीं ब्रॉडकास्ट गाइडलाइन में लिखा है क्या? लिखा है क्या? तो फिर करने में क्या प्रॉब्लम है? हमने किया, फोटो डाला, जिनको कमेंट डालना था डाला। लेकिन विशेष बात बताता हूं मित्रों कि उस पर 2500 कमेंट आए। कुछ कमेंट जरूर मेरे खिलाफ थे, लेकिन 2385 कमेंट मेरे पक्ष में आए। क्योंकि अब साहस करके अगर कुछ करके दिखाते हैं ना, तो लोग आपके पीछे खड़े होते हैं। ऐसा अगर नहीं होता तो मेरे जैसे बिंदास बोल वाले को अब दिल्ली से यहाँ पर बुला के सुनने की बात है। तो हो सकता है, लेकिन जरूरत है क्या? करके दिखाने की जरूरत है। जब मैंने चैनल चालू किया तो आपने ही लोग कहते थे सुरेश जरा धीरे से। मैं कहता था क्यों? नहीं, स्टैंप नहीं लगना चाहिए। सुरेश थोड़ा सेकुलर, डायरेक्ट कड़वा मत बोलो। अब मैं भी नया था, मुझे भी थोड़ा सुनना था। धारूकर जी कहेंगे तो मुझे सुनना पड़ेगा ना मेरे संपादक से। रत्नाकर जी कहेंगे नहीं, एकदम नहीं, थोड़ा समाजनगर में आए तो थोड़ा यहाँ का कम्युनल माहौल देख के बोलना चाहिए। तो मैं शुरू में सुनूंगा ना। तो मैंने अपना चैनल शुरू करके 6 साल हुए, लेकिन पहले 3 साल मैं भी सेकुलर बना रहा, धीरे से बोलता था।
बीच में कभी कभी अपना कमेंट देता था, बाकी चैनलों की तरह चलता था। लेकिन पिछले 3 साल से जब मैंने तय किया कि जो भी हो मैं अपने असली रूप में और सत्य के साथ सामने आऊंगा, आज मैं टॉप 10 में हूं। आज टॉप 10 में हूं और इस देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री को महीने में एक बार 5 सचिवों के साथ, 3 वकीलों के साथ सुरेख चौहान के लिए मीटिंग करनी पड़ती है। इसको कैसे रोका? आप बोलिए, सच बोलिए, सुनने वाले हैं। और मैं बिंदास में हमेशा कहता हूं कि जब तक आप नहीं बोलेंगे लोग नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो साथ में आएंगे। इसका मतलब है कि आप बोलिए, लोग सुनेंगे, सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो साथ आएंगे, साथ आएंगे तो कारवां बनेगा और कारवां कहीं पहुंचेगा तो विजय बनेगा, विजय मिलेगा। इसलिए हमने शुरुआत करने की जरूरत है और वो शुरुआत आज के कार्यक्रम से हम इस देश के मीडिया को और ये कार्यक्रम जिन तक पहुंचेगा उन सब लोगों को पहुंचे मैं चाहता हूं, क्योंकि आने वाले कई पत्रकार बनाने वाली एक मीडिया संस्थान की प्रमुख भी यहां पर है। मैंने उनको पहले ही कहा था कि आपको आपके पढ़ाने के नियम इस कार्यक्रम को सुनने के बाद बदलने पड़ेंगे। तो ये सब करने की जरूरत है। अब ये हम क्यों होता है, ये सब कुछ क्यों होता है? एक तीसरा उदाहरण रह गया, ये मैं कारण में ले लेता हूं कि जो तीसरा एंगल है इसके पीछे का, वो है यहां पर आने वाली कंपनियां। जब रिटेल में एफडीआई को अलाउड किया गया तो मैंने वॉलमार्ट के खिलाफ एक कार्यक्रम किया था और उसमें मैंने कहा था, करीब 1.5 साल पहले की आसपास की बात होगी, ये अभी वाली घोषणा नहीं, जब इसके पहले आने वाला था और ममता बनर्जी ने विरोध किया था, तब बिल्कुल शुरू में, तब मैंने अपने चैनल से कहा था कि अगर ये कंपनियां यहां पर आती हैं तो किसी भी कंपनी को क्या चाहिए? बाजार चाहिए। अगर बाजार कौन है? आप और हम हैं। तो आप वॉलमार्ट का क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अटैच है। कहां अटैच है मैं बताता हूं, फिर आप ज्यादा सही समझेंगे। तो उनको पूरा मार्केट ओपन चाहिए।